हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जोड़कर बनते हैं। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए रियल नंबर्स की, वो है ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जोड़कर, सारे रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स जोड़कर सेट जो बनता है किसका बनता है? रियल नंबर्स का। आई होप कि आपको रियल नंबर्स की समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में कुछ और नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको जो है एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भी आते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर जो है रैशनल नंबर्स देखते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। वो नंबर्स जो हम p by q की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q जो होते हैं को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। ये हम आगे डेफिनेशन में भी देखेंगे को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम समझते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है नीचे वाला ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम एग्जांपल थोड़ी सी लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2/3, किस फॉर्म में है ये? p by q की फॉर्म में, तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्या 2 रैशनल नंबर है? 2 को भी हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2 के नीचे हम 1 डाल दें तो ये बन गया p by q की फॉर्म में, मतलब ये भी आपका रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर 0 की बात की जाए, इस 0 रैशनल नंबर? हाँ, 0 के नीचे अगर हम 1 डाल दें तो ये भी p by q की फॉर्म में बन गया, तो ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पर कंडीशन है कि q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपके सारे आ गए रैशनल नंबर्स। अब अगर यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं है। अब यहां पर अगर हम लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं हम 3/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? p by q की फॉर्म में तो है, मगर यहां पर q जो है किसके बराबर है? 0। q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट ए रैशनल नंबर। तो इसको हम बोलेंगे क्या? नॉट अ रैशनल नंबर। ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, p वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स जो है, को प्राइम इंटीजर्स मतलब को प्राइम नंबर्स, ये वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2/3, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। अगर इनके फैक्टर्स हम निकालते हैं, 2 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में और 2 के ही टेबल में आएगा। 3 भी ऐसे ही 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। अगर यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर मतलब 2 और 3 का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो या HCF 1 हो। यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा, आगे हम डेफिनेशन में भी समझेंगे को प्राइम इंटीजर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और ये किस फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर जो है रैशनल नंबर की अगर बात की जाए डेसिमल एक्सपेंशन की, तो वो क्या क्या होती है? डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है या रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन अगर बात की जाए रैशनल नंबर्स की, या तो होगी टर्मिनेटिंग या होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो है यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डेसिमल की बात की है तो क्वोशंट तो बहरहाल डेसिमल में आएगा, क्योंकि बात यहाँ पर डेसिमल की हो रही है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग की, जैसे 2/4 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, 0.5 आएगा। मतलब ये कंटिन्यू नहीं चल रहा, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। तो ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर आ गया। ऐसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर अगर हम 5/2 इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये जो आएगा 2.5 आएगा। मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा। डेसिमल्स में तो आंसर आएगा, क्वोशंट तो डेसिमल्स आएगा और रिमाइंडर भी इसका जो है 0 आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। इन जैसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल में आंसर आ रहा है और टर्मिनेट पूरा हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इन जैसे नंबर्स को 0.5, 2.5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमने नंबर पकड़ा था यहाँ पर, ये सारे ये जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है। ये जो नंबर्स हमने पकड़े थे 2/4, 5/2, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगर हमें 0.5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना हो तो इजीली लाया जा सकता है, ऐसे 2.5 को भी हम ला सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर 0.5 और 2.5 को हम वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर 2/4 लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब 2.5 हमारे पास, हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में वापस कैसे ला सकते हैं। 2.5 आया, यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट हम रिमूव करते हैं, तो नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मतलब 10 लगेगा। आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचा, 25/10 आ गया। अब यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हैं, 5 की टेबल में कटेगा, 5 2 10, 5 5 25, तो कितना आया 5/2, तो वापस 5/2 आ गया। तो ये हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, वापस 2.5 को वापस हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 0.5 है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे वापस ला सकते हैं। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या लगेगा 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब आया क्या हमारा 5/10। अब 5 1 5, 5 2 10, तो कितना आया 1/2। आप बोलोगे यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 1/2 है। अगर हम 2/4 को रिड्यूस करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 ही आएगा। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में वापस ला सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने सीख ली। अब हम नीचे देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर्स की, वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट होगा। मान लो हमारे पास रैशनल नंबर जो है 5/3 है पी बाई क्यू की फॉर्म में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 1.666 कुछ ऐसे आएगा, तो इसको हम लिखते हैं कैसे हैं 1.6 के ऊपर बार। ये डिवाइड करके जो है इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा मगर ये रिपीट होगा, तो ये भी जो है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 10/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में ये भी है। अगर ये इसको हम डिवाइड करेंगे वो आएगा 3.3333, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.3 ऊपर से बार जैसी लगा देंगे, बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट होता है। तो इस टाइप के नंबर्स भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं और टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स की बात अगर की जाए वो कौन से नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स के बिल्कुल उलट होता है। Those numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0, are known as irrational numbers. Irrational numbers वो numbers होते हैं जो हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं irrational numbers। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, मान लो √2 लिया हमने। जब हम इसका रूट करेंगे तो वो आएगा 1.4142135, कुछ ऐसे ही आगे चलता जाएगा। दूसरा पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 22/7, जो हम 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 22/7 को जब डिवाइड करोगे वो कितना आएगा 3.1428571, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये नंबर देखोगे आप, ये जो है ये वो नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे 22/7 जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये आपने 9th में क्वेश्चन किया होगा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, मगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ऐसे जैसे नंबर्स, ये इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। √2 जो है ये भी इर्रेशनल है, पाई जो है 22/7 ये भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात की जाए, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही ये डिवाइड करने पर 0 आएंगे कभी, ना ही ये रिपीट होंगे। जैसे एग्जांपल्स आप यही लिख सकते हो, √2 √3 जो है 5 है, पाई है वगैरह, एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर √2 लिया, पाई लिया, √3। ऐसा नंबर जो है जो ना रिपीट हो
ना ही टर्मिनेट हो। जैसे यहाँ पर है 1.100 10000, ऐसे ही आगे 1 4 टाइम्स 0, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये नंबर भी जो आएगा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों? ना ही ये रिपीट हो रहा है, ये ना ही ये टर्मिनेट होगा। डैश 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 का मतलब ये आगे चलता जाएगा। पहले आए 100, फिर 10000, 1 4 टाइम्स 0, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे जैसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। और कुछ और भी आगे कुछ नंबर्स हैं, जैसे को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ और नंबर्स देखेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है कौन सा नंबर होता है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। अब हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा, तो मान लो 4 है, 6 है, छोटे छोटे नंबर्स से आपको क्लियर होगा। अब 4 जो है कितने फैक्टर हैं? 4 के मतलब कितने किस किस टेबल में आता है? 1 और 4 जो है खुद के टेबल में तो आता ही आता है, उसके अलावा 4 का और कौन सा फैक्टर है? 2, 2 के टेबल में भी आता है। अब ऐसे 6, 1 और 6, और उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब अगर यहाँ पर 4 को देखोगे, यहाँ पर 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, वही हमने डेफिनेशन में देखा। अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 4 के अगर देखोगे 2 से ज्यादा फैक्टर है, कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर। ऐसे ही अगर 6 को यहाँ पर देखते हो, 6 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 से ज्यादा। कितने हैं? 4 फैक्टर्स, 1 2 3 और 6 जो है ये आ गए 6 के फैक्टर्स। तो आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर की समझ आ गई होगी। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे हम लिखेंगे 4 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद अगर लिखेंगे हम 6 भी कंपोजिट नंबर है। अगर हम 14 को देखेंगे, 14 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर जो है 2 से ज्यादा। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, समझाने के लिए इतनी जो है काफी है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, क्या होते हैं ये? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और खुद वो नंबर। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर यहाँ पर हम प्राइम नंबर, कुछ ऐसे नंबर लेते हैं प्राइम नंबर जिनके सिर्फ और 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर छोटे से मैं शुरू करता हूँ। 2 जो है अकेला इवन प्राइम नंबर है, याद रखना। 2 के फैक्टर, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो कितने फैक्टर्स हो गए? इसके 2 फैक्टर्स हो गए, मतलब 2 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम 3 देखते हैं, 3 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? 3 जो है 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो हो गए 2 फैक्टर्स इसके। ऐसे अगर हम 5 देखेंगे, किस किस टेबल में आता है? 5 जो है 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। ऐसे 13 है, 17 है, ऐसे जो है अलग अलग नंबर्स आप चेक कर सकते हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल्स में 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 वगैरह और भी लिखे जा सकते हैं नंबर। ये आ गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 2 नंबर्स हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा या जिनका एचसीएफ 1 होगा, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। एक बार फिर से बताता हूं, 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। 2 numbers having 1 as a common factor are called co-prime numbers, या HCF उनका सिर्फ 1 होगा। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, 5 लिया एक, दूसरा हमने 3 लिया। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इनके फैक्टर निकालते हैं, अब देखो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, ऐसे। उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए, यहाँ पर 3 जो है 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका कॉमन फैक्टर जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। इन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे 1 है। और भी बहुत सारी एग्जांपल जो है ली जा सकती हैं। छोटी छोटी एग्जांपल्स लेकर यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, इससे जो है इनसे जो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे वहां पर आपको और भी सही से समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको पता चल गया होगा को प्राइम नंबर जो है कौन से नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या है, इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब यहाँ पर बोला है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हम उनको जो है
किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको। देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इनकी फैक्टराइजेशन जो है एक ही तरीके से होती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर जो है अकर, हमें ऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे ऑर्डर हो। ये हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास जो है कंपोजिट नंबर जो है 140 है, 140, इसके हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं। अब 140 यहाँ पर लिखा हमने, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा, 2 70 ज़ा 140, उसके बाद जाएगा 2 35 ज़ा 70, अब ये जाएगा 5 7 ज़ा 35, अब 7 1 ज़ा 7। अब अगर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे ये यूनिक होती है, मतलब 140 के प्राइम फैक्टर जो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अगर आप ये सारे जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे 140 आएगा। इसका तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का यही है और ये यूनिक होता है। अब हमें ऑर्डर से लेना देना कुछ नहीं, अगर इसको आप ऐसे भी लिखोगे 140 को अगर हम ऐसे भी लिखेंगे 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 तब भी 140 ही आएगा। यही यहाँ पर बोला है कि ऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, जो ये बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं और इनकी फैक्टराइजेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच जो है प्राइम फैक्टर अकर। अब यहाँ पर हमने ऐसे भी देखा और ऐसे भी देखा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर हो गया। अब अगर देखोगे 2 है, अब अभी हमने पढ़ा अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए सारे 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 खुद और 1। यहाँ पर भी वही, 5 भी प्राइम नंबर, इसका फैक्टर क्या है 1 और 5, 7 भी प्राइम नंबर, इसका फैक्टर क्या है 1 और 7। यही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, इसके अलावा कोई और नहीं आएगी, आगे पीछे लिख सकते हो, बाकी फैक्टराइजेशन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगी। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिए होंगे। ये होता है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, मगर किसका, स्मॉलेस्ट पावर का। तो दूसरा जो होता है वो होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, कॉमन प्राइम नहीं, ईच प्राइम फैक्टर का। अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहां पर हमने एग्जांपल ली है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3, 36 एंड 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी इनका निकालेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 336, तो 336 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21 पर जाएगा, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 336 के। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या है 2 कितनी, 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 27 ज़ा होता है 54, उसके बाद 3 9 ज़ा होता है 27, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। क्या फैक्टर्स निकल गए इसके 54 के प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ऐसे यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। प्राइम फैक्टर्स हमने 336 के निकाले, वो कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या करना है, इनका आईसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आईसीएफ यहाँ पर देखते हैं किसका, 336 का और 54 का। आईसीएफ जो है किसका निकालना है, 336 और 54 का, कितना आएगा। अब आईसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट पावर हमने यहाँ पर देखनी है कौन सी है और कॉमन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर जो है यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, कॉमन भी होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन कहाँ है हमारी, कॉमन यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर 3 इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर 3 3 ऐसे आएगा, 2 2 ऐसे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पर बोलो कि 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ईच कॉमन प्राइम, 7 के साथ कोई दूसरा 7 यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1 और कॉमन इसके 2 है ऊपर। ऐसे ही 3 की पावर 1 नीचे जो है दूसरा 3 कॉमन है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट पावर और किसकी, ईच कॉमन प्राइम की, तो ये आ गया। अब 2 3 4 कितना होता है 6। ICF जो आ गया 336 का और 54 का वो कितना आ गया 6 आ गया। अब हम LCM देखें, LCM भी इसी का 336 का और इन दोनों नंबर्स का LCM भी देखेंगे। अब LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, कॉमन नहीं है यहाँ पर ईच प्राइम। अब ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन सी है यहाँ पर, सबसे पहले अगर देखोगे ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 4 है, उसके बाद 3 की पावर 3 है। हम क्या ग्रेटेस्ट पावर लिख लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 है यहाँ पर, तो लिख लिया हमने। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 अगर देखोगे वो 16 बनेगा आपका। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 27 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर सारा ये जो आएगा ये आएगा 3024। ICF जो आया वो आया 6, LCM जो आ गया वो आ गया 3024 किसका 336 का और 54 का। अब एक बार फिर से जो है रिवाइज करते हैं हम। ICF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर बोला है और पावर क्या है स्मॉलेस्ट पावर, तो वो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट पावर अगर देखोगे यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर कॉमन भी होना चाहिए, तो 2 के साथ 2 कॉमन है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो हमने लिख ली 2 की पावर 1। उसके बाद अगर आगे देखोगे यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट पावर दूसरी कौन सी है 3 की पावर 1 और इसके कॉमन में 3 भी है नीचे, तो हमने लिखी 3 की पावर 1। अब बोलोगे 7 की पावर 1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि 7 नीचे जो है कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर्स हमारे जो है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 ऐसे है और 7 के साथ कोई कॉमन नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। अब 2 की पावर 1 2 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे हम जो है चले अब LCM पर, तो LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। ईच प्राइम मतलब हर एक प्राइम का, चाहे कॉमन हो वो भी, जो कॉमन ना हो वो भी, तो यहाँ पर कॉमन था ये याद रखना, ईच प्राइम फैक्टर। तो ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। 2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट पावर है हमने लिख ली, 3 की पावर 3 ग्रेटेस्ट पावर है हमने लिखी, उसके बाद क्या बचा 7 की पावर 1 ये भी लिख ली। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 16, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 7 की पावर 1 7 ही होता है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा LCM जो आया 3024, तो ये हो गया आपका LCM। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जो है ICF एंड LCM। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B, ICF ऑफ A और B का ICF इंटू LCM ऑफ A इंटू B बराबर होगा A और B के। जैसे यहाँ पर लिखा ICF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। अब कैसे समझेंगे हम, यहाँ पर मान लो हमने ये एग्जांपल यहाँ पर ICF LCM निकाला था 3, एक मान लो A हमारा जो है 336 है और B हमारा क्या है 54 है। A मान लिया हमने ये और B मान लिया हमने, A मान लिया हमने 336 और B मान लिया 54। बोला क्या है यहाँ पर ICF ऑफ A एंड B, ICF ऑफ A एंड B, हमारा ICF कितना आया था 6 आया था। A क्या माना हमने 336, B माना 54। ICF ऑफ A एंड B कितना आया था 6 आया था, तो यहाँ पर लिखते हैं हम ICF ऑफ A एंड B का 6 आया था मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B। तो LCM कितना आया था A एंड B का, ये A है ये B है, वो आया था 3024 आया था, ये आ गया 3024। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं जिनका हमने ICF और LCM निकाला था, वो है 336 और 54। तो लिखते हैं 336 मल्टीप्लाई बाय 54। रिलेशन क्या है इसके बीच में, ये हमने इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 6 इंटू 3024 जब हम करेंगे वो आता है 18144 और इस साइड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 336 मल्टीप्लाई बाय 54 ये भी हमारा आएगा 18144। तो ये रिलेशन है ICF और LCM के बीच में, मतलब ICF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B वो बराबर है A इंटू B, मतलब वो नंबर जिनका हमने ICF और LCM निकाला था। तो A हमारा ये था, B हमारा ये था, तो ICF हमने निकाला था
336 का 54 का वो कितना आया था 6 और एलसीएम आया था 3024। तो जब हम 6 और 302 को मल्टीप्लाई करेंगे 18144 आएगा, और जिन नंबर्स का हमने आईसीएफ एलसीएम निकाला था उनको मल्टीप्लाई करके बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो यह रिलेशन है आईसीएफ और एलसीएम के बीच। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम जो है 1.2 वो है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लो पी जो है कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। वियर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब मान लो लेट पी बी है प्राइम नंबर। हमने पी प्राइम नंबर रखा 3, 5 भी रख सकते हो, 5 भी प्राइम नंबर है। तो उसके बाद ए जो रखा हमने कितना रखा 6। यहाँ पर बोला है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी हमने प्राइम नंबर रखा, क्या रखा 3। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए हमने रखा 6, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर जो होगा 6 × 6 इज इक्वल टू 36 होगा। अगर यहाँ पर बोला है कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, p क्या है हमारा 3, अगर 36 को डिवाइड करता है तो 12 पर कटेगा ये। तो ये जो p है ना, ये p जो है a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। तो a ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 6। ये हमारी थ्योरम। एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर जो थ्योरम है हमारी, यहाँ पर बोला है लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो p हमने प्राइम नंबर रख लिया कितना 3। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सबसे पहले हमने a की वैल्यू कितनी रखी 6, a स्क्वायर कितना आएगा फिर 6 6 36। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p जो है a को ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब p क्या है 3, a स्क्वायर क्या है 36। अगर 3 36 को डिवाइड करता है तो ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।